एक जहाज है, उस पर लूट चल रही है। एक सेलर किसी तरह बचता है, तैर के एक देश में पहुंचता है। देश का नाम पुर्तगाल है। यहाँ पर वो आगे की पढ़ाई करता है, थोड़ी सी साइंस सीखता है, इतनी भर कि वो समंदर में नए सफ़र पर निकल सके। फिर उसे खबर मिलती है कि दुनिया में देश तो एक ही है जो बहुत अमीर है। देश का नाम भारत है। वहाँ से मसालों का कारोबार अगर किया जाए तो तरक्की हो सकती है। वो राज दरबारों में पहुँचता है, लेकिन दरबार के लोग उसकी सुनने को राजी नहीं। उसका प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये होता है कि मैं समंदर के रास्ते एक नया रूट खोज सकता हूँ भारत तक का। इसका नाम कोलंबस था। कोलंबस जिस टापू पर सबसे पहले पहुंचता है रास्ता भटक कर, आज उसकी कहानी सुनाऊंगा। इस टापू को क्रिमिनल गैंग की कैपिटल कहा जा रहा है। इस टापू पर एक राष्ट्रपति था जो केले का कारोबार करता था। उसने मुल्क को प्रॉमिस किया, तरक्की के रास्ते ले जाऊंगा। फिर तानाशाह बनने की कोशिश की। फिर ड्रग माफिया ने उसका रातों रात कत्ल करवा दिया। इस देश की कहानी में कई मोड़ हैं। ये कभी स्पेन की कॉलोनी बना, ये कभी फ्रांस की कॉलोनी बना। इसने बगावत की, इसने 80 बरस तक कर्जा चुकाया। ये अमरीकी साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार बना। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इस पर सब कब्जा चाहते हैं, सब प्रभुत्व चाहते हैं। और कभी इस देश में ऐसा भी हुआ कि एक दवाई बांटने वाला इनका सबसे बड़ा मसीहा बन गया। लोगों को लगा कि इसकी दवा से ठीक हो जाते हैं और वो उसे सबसे बड़ा जादूगर मानने लगे। और उसने भी इस झूठ का खूब प्रचार किया। वो बीता तो उसका बेटा आया, पर बेटा वैसा साम्राज्य चला नहीं पाया। कितने ही मोड़ आ चुके हैं इस कहानी में। ये दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था कॉलोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज की तारीख में ये एक फेल स्टेट है। पुलिस निष्प्रभावी है, जो थोड़ी बहुत है वो इन क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिली हुई है। गैंग्स की हिंसा में 1000 से ज़्यादा लोग एक साल में मारे जा चुके हैं। रेप और किडनैपिंग यहाँ की आम घटनाएं हैं। यूनिसेफ कहता है कि इसी बरस पहले 6 महीने में 300 किडनैपिंग के केस तो ऐसे हैं जो दर्ज हुए। आपको लग सकता है एक देश में 300 केस कितने बड़े हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस देश की कुल आबादी 1 करोड़ के लगभग है, तो ये 300 केस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा। ये ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम है जिसका नाम दुनियादारी है। और दुनियादारी में अब तक मैं जिस देश के दुर्भाग्य की कहानी कह रहा था, वो कभी ऊंची और खूबसूरत पहाड़ियों वाली धरती होता था। भूगोल अभी भी वैसा ही है। देश का नाम हेती है, लेकिन हेती जो सबसे अमीर कॉलोनी थी, आज तबाह की कगार पर है। हमें ये जानना चाहिए कि हेती के उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं। मैं आपको हेती का भूगोल बताऊंगा, मैं आपको हेती का पॉलिटिकल सिस्टम बताऊंगा, करप्ट जुडिशियल सिस्टम भी बताऊंगा, हेती का इतिहास सुनाऊंगा और बताऊंगा हेती के वर्तमान की कहानी, क्योंकि ये है दुनियादारी। शुरुआत भूगोल से करते हैं। हेती कैरेबियन सागर में बसा है। जब हम लोग वेस्ट इंडीज की टीम के साथ मैच खेलते हैं क्रिकेट का, तो जिक्र आता है कैरेबियन सागर। कहाँ है ये? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसकी सीमा पश्चिम में मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से लगती है। उत्तर में क्यूबा है और मैक्सिको की खाड़ी है, और दक्षिणी में साउथ अमेरिकी महाद्वीप। पूर्व में पड़ता है लेस एंटलेस। ये ज्वालामुखी से भरे द्वीपों का समूह है। कैरेबियन सागर के इलाके में बसे देशों को कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन कंट्रीज, ये सब नाम दिए जाते हैं। हेती जिस आइलैंड पर है वो भी 2 हिस्सों में बटा है। पूर्व की तरफ है डोमिनिकन रिपब्लिक और पश्चिम वाले पार्ट में है हेती। ये वही डोमिनिकन रिपब्लिक है मेहुल चौकसी के संदर्भ में जिसका जिक्र आया था। इस दोनों देशों को मिला दें तो जो ज़मीन बनती है, जो टापू बनता है, उसको कहते हैं हिस्पेनोला। ज़मीनी सीमा देखें तो हेती की सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक से लगती है। समुद्री सीमा में सबसे बड़ा देश है क्यूबा पास में, जिसकी अमेरिका से दुश्मनी जग जाहिर है। जाहिर सी बात है, इसीलिए अमेरिका की इस देश में दिलचस्पी है। आबादी 1 करोड़ 16 लाख। आधिकारिक भाषा, चूंकि ये फ्रेंच कॉलोनी रहा, आगे बताऊंगा, तो फ्रेंच, और एक है लोकल भाषा कैरोल। मुद्रा गर्ड चलती है। 10 रुपए दोगे तो 17 गर्ड मिलेंगे। हेती की राजधानी का नाम है पोर्ट ओ प्रिंस। सबसे बड़ा शहर, 10 लाख की आबादी, भारत से लगभग 8 साढ़े 8 हजार किलोमीटर दूर।
अब पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं। 1987 का बना संविधान चलता है, ये महत्वपूर्ण तारीख है, आगे जिक्र आएगा। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, और दोनों के पास लगभग बराबर शक्तियां। 1987 से पहले सब शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती थी। राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती है, फिर राष्ट्रपति चुनता है प्रधानमंत्री, पर प्रधानमंत्री का सदन में, लोकसभा जो इनकी है उसमें बहुमत होना चाहिए। नेशनल असेंबली कहते हैं यहाँ की संसद को। इसके दो पार्ट हैं। इन दो पार्ट्स के नाम क्या हैं? जो ऊपरी सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, इनके यहाँ कहते हैं सेनेट। पर हमारे यहाँ राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, या तो नियुक्त किया जाए या विधायक चुने अलग अलग राज्यों से। यहाँ पर सेनेट के मेंबर सीधे पब्लिक के वोट से चुने जाते हैं। और जो इनकी लोकसभा है उसका नाम है चैम्बर ऑफ डेपुटीज। 119 मेंबर, 4 साल का कार्यकाल। हैती के पॉलिटिकल सिस्टम में एक बात बहुत दिलचस्प है, अगर आपको सांसद बनना है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कम से कम 50% वोट हासिल करना होगा। अब मान लीजिए एक राउंड की वोटिंग हुई, किसी को 50% वोट नहीं मिला, तो एक राउंड की और वोटिंग होगी और उसके बाद प्रत्याशी का, विजेता का चयन किया जाएगा। अब मसला यह है कि मैंने आपको संसद के 2 सदन बताए, इन दोनों का कार्यकाल पूरा हो रखा है। निचले सदन के लिए आम चुनाव 2019 में होना था, पर देश की स्थिति खराब है, नहीं हुआ। और ऊपरी सदन का भी यही हाल है, विधायिका का काम ठप पड़ा है। और राष्ट्रपति चुनाव वो हुआ था 2016 में, तो उसके बाद तारीख तय हुई थी कि सितंबर 2021 में चुनाव होंगे, पर उससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनोल मोइस की हत्या हो गई और तारीख आगे बढ़ा दी गई। इस हत्या की कहानी भी खूंखार और रहस्य से भरी हुई है। न्यायपालिका, ऐसे में सबकी नज़र वहाँ जाती है, वहाँ भी स्थिति खराब है। 12 जज बैठ सकते हैं, पर बैठे हैं सिर्फ 3। वजह, राष्ट्रपति सेनेट की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति करता है। सेनेट अस्तित्व में नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव नहीं, और जो जजेस पहले से थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, तो उनकी हुई बर्खास्तगी। ये यहाँ का बेसिक सिस्टम है। अब हिस्ट्री समझिए। 1451 की बात है। इटली में ऊन के व्यापारी के घर लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया क्रिस्टोफर। आगे चलकर यही कोलंबस के नाम से मशहूर हुआ था। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसके जहाज़ में लुटेरों ने हमला किया, ये तैर कर पुर्तगाल पहुंचा, और उसके बाद पढ़ाई के बाद नए सिरे से इसने अपनी खोज शुरू की। कोलंबस अपने अभियान पर निकला। इरादा था 3 जहाज़ों के साथ जब वो निकला कि वो भारत का रास्ता खोजेगा, पर भटक गया और भटक के पहुंचा एक टापू पर। लेकिन उस टापू पर भटकने से पहले उसके हाथ में शर्त का एक कागज़ था, और ये कागज़ उसने दिया था जिसने उसकी समुद्री यात्रा का प्रबंध किया था। इस देश का नाम था स्पेन। बदले में कोलंबस ने क्या कहा कि मैं जितना भी माल लूट कर लाऊंगा वो सब आप रख लेना, 10% मुझे देना, और वापस आऊं तो एक शहर का गवर्नर बना देना। अगस्त 1492 में कोलंबस निकला, सैकड़ों नौकर, कुछ सिपाही, और पहुंचा एक टापू पर। और ये टापू था कैरेबियन सागर में। ये वही टापू है जिसकी आज कहानी सुना रहा हूं, पर अभी टापू का नाम हैती नहीं हुआ था। इस टापू को तब एक कबीले ने आबाद कर रखा था। इस कबीले का नाम था ताइनो। ताइनो कबीले के लोगों को कहा गया कि हमारे साथ मिलकर काम करो, पर विचार मेल नहीं खाए। तो जो 39 जहाज़ी कोलंबस ने यहाँ पर छोड़े थे और आगे बढ़ गया था, उनके साथ ताइनो वालों का झगड़ा हुआ। उन्होंने सबको मार दिया। खबर मिली स्पेन को, बदला लेने के लिए नई सेना भेजी गई और उसने अब इस कबीले को खत्म कर दिया। पर स्पेन की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस टापू पर उसे मिला था सोना। टापू का नाम रख दिया गया था हिस्पेनोला। अब सोना निकालने के लिए चाहिए मजदूर। मजदूर कहाँ से आए? स्थानीय कबीले तो मर चुके थे, तो फिर अफ्रीका से गुलाम लाए गए। बड़े पैमाने पर उनसे बेदर्दी के साथ काम कराया गया। वो मर जाते तो नए गुलाम आ जाते। इस तरह से स्पेन सोना पहुंचने लगा। दूसरे देशों को भी पता चला कि स्पेन की समृद्धि का एक रहस्य उस टापू पर है, तो फ्रांस की सेना भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने द्वीप के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। पर सेना से पहले वहां पहुंचे लुटेरे, फ्रेंच लुटेरे, और जब इन लुटेरों की खबर फ्रांस को मिली तो उसने सेना को भेजा। बहरहाल अब टापू के 2 हिस्से हो चुके थे। एक हिस्सा फ्रांस के पास जिसका नाम पड़ा हैती, और एक हिस्सा स्पेन के पास जिसका नाम पड़ा डोमिनिकन रिपब्लिक। आज की कहानी का केंद्र है हैती। 1789 का साल दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस साल फ्रांस में क्रांति हुई थी। इसे देखते देखते हैती में विद्रोह हुआ। 1804 में
फ्रेंच सेटलर्स के खिलाफ स्थानीय रहवासियों ने बिगुल फूका, मालिकों को फांसी पर लटका दिया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। फ्रांस ने सेना उतारने की धमकी दी, पर उतारी नहीं, क्योंकि बागियों और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। फ्रांस की सेना कभी नहीं आएगी, हेती इसके बदले भारी भरकम रकम चुकाएगा। आज के वक्त में ये रकम लगभग 1,80,000 करोड़ भारतीय रुपए होती। हेती को ये करार करना पड़ा कि वो अपनी इस आज़ादी के 1804 की आज़ादी के अगले 120 बरस तक अपनी कमाई का 80% हिस्सा फ्रांस को देगा। असल में इस रकम पर फ्रांस का हक नहीं था, ईगो की लड़ाई थी। जिन लोगों के खून पसीने से फ्रांस ने अपना खजाना भरा था, उन्हें आज़ादी बेच रहा था। फ्रांस में उस समय राजा चार्ल्स दशम को असली मुक्तिदाता बताया जा रहा था। इसके बरक्स हेती के लोगों ने पीढ़ियों तक इसकी भारी कीमत चुकाई, और जब कभी हेती पैसे मिलने में देरी करता तो फ्रांस अपना दम दिखाने के लिए नौसैनिक युद्धपोत रवाना कर देता। कई दफा हेती को फ्रांस को पेमेंट देने के लिए लोन लेना पड़ता, और दिलचस्प बात यह है कि ये लोन अक्सर फ्रांस के बैंकर दिया करते थे। ये सारा खेल अमेरिका के पड़ोस में हो रहा था। 20वीं सदी शुरू हो चुकी थी। लोकेशन की लिहाज से देखें तो हिस्पेनोला द्वीप ये अहम था। एक बैंक की इस अहम लोकेशन पर नजर थी। इस बैंक का नाम था नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, एनसीबी। इसको अब सिटी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एनसीबी की नजर नेशनल बैंक ऑफ हेती पर थी। इसे फ्रांस ने शुरू किया था। इसमें जर्मनी की भी हिस्सेदारी थी। 19वीं सदी के आखिर में एनसीबी ने इस बैंक के शेयर खरीदे। उनको खूब फायदा हुआ। उन्हें लगा कि अगर पूरे कर्ज पर उसका एकाधिकार हो जाए तो फिर फायदा ही फायदा होगा। उन्होंने हेती पर कब्जा करने का दबाव बनाया। कहा कि हमारा कंट्रोल जरूरी है ताकि हमारे आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार मान गई। 1915 में अमेरिका ने हेती में सेना उतार दी। पूरा ऑपरेशन बहुत स्मूथली हुआ। सिर्फ एक सिपाही मरा और हेती की सारी वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका का कब्जा हो गया। ये सब अगले 19 बरस तक चला, और इस दौरान क्या हुआ? विरोधियों को जेल में ठूस दिया गया। हेती का राष्ट्रपति कौन होगा, ये अमेरिका ने तय किया। कठपुतलियों को बिठाया, फौज भंग कर दी गई, नई सेना बनाई गई, और इसका कंट्रोल भी अमेरिका के हाथ में था। यानी बैंक, कस्टम, सरकारी खजाना और सैन्य और राजनीतिक तंत्र, सब पर अमेरिका का कंट्रोल। हेती को वॉल स्ट्रीट के बैंकों से कर्ज लेने के लिए मजबूर भी किया गया, और स्थानीय लोग, उनसे करवाया गया जबरदस्ती काम। मना करते तो बुरी तरह टॉर्चर किया जाता या फिर कर दिया जाता कत्ल। कम से कम 30,000 लोग इस अमेरिकी कब्जे की वजह से मारे गए। फिर अमेरिका यहाँ से निकलता है। तो अब तक आप जान चुके हैं, हेती पहले फ्रांस के चंगुल में और फिर अमेरिका के। 1947 तक यही हाल। पर 1947 से अब तक क्या हुआ? 3 बड़ी घटनाएं। पहली घटना, पापा डॉग का शासन। पूरा नाम फ्रांसवा डुवालिए। अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई की। 1940 के दशक में हेती के गांव में जब मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां आम थीं, तब सड़क और अस्पताल नहीं थे। हजारों लोग बिना इलाज के मर रहे थे, और फ्रांसवा ने तब पैदल जाकर इलाज करना शुरू किया, एक पेटी के साथ जिसमें वो पेंसिलिन की शीशियां रखता, साथ में 2 जोड़ी कपड़े। जहां शाम होती, जगह मिलती, वहीं सो जाता। उसके इलाज से लोग ठीक होने लगे। लोगों को लगा फ्रांसवा के पास कोई दैवी शक्ति है, और फ्रांसवा ने इसका फायदा उठाया। खबर फैला दी कि मैंने वुडू को साध लिया है। वुडू एक कबीलाई मान्यता है जिसे अफ्रीका से आए गुलाम अपने साथ लाए थे। कहा जाता है कि हेती की 100% आबादी वुडू में, काले जादू में यकीन रखती है। फ्रांसवा पूरे हेती में छा गया। लोग उसे प्यार से पापा डॉग बुलाने लगे। 1957 में पापा डॉग ने चुनाव लड़ा, जीत गया और फिर असली रंग दिखाया। नया संविधान, झंडा बदल दिया। 1958 में आर्मी के गुट ने तख्ता पलट की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। पापा डॉग से पहले हेती में 34 राष्ट्रपति हुए थे। उनमें से सिर्फ 6 अपना टर्म पूरा कर पाए थे। ज्यादातर को फौज ने मार दिया था। पापा डॉग के हीरो और हेती की क्रांति के नायक जैक डेस्ली को भी बीच सड़क पर काट दिया गया था, और फिर मांस सूअरों को खिला दिया गया था। पापा डॉग को लगा, अपना ये हश्र नहीं होने दूंगा। फौज एक बार तख्ता पलट की कोशिश कर चुकी थी, तो उसे वजह भी मिल गई। अब उसने बना ली अपनी प्राइवेट आर्मी। पापा डॉग की इस प्राइवेट आर्मी का नाम था टोन मकूत। ये नाम एक अफ्रीकी बूगीमैन के नाम पर रखा गया था, जो बच्चों को मारकर खाने के लिए कुख्यात था। टोन मकूत के पास आर्मी से ज्यादा पावर थी। ये लोग पापा डॉग के प्रति वफादारी की शपथ लेते, सिंपल ड्रेस में रहते, कमर में पिस्टल होती कमर में, और कुछ भी करने का हक। सैलरी नहीं मिलती, पैसों के लिए लूटपाट करते, मर्डर करते, पूरी छूट। कहा जाता है एक समय आर्मी से दुगने लोग टोन मकूत के लिए काम करते थे। इससे आप ताकत का अंदाजा लगाइए। 1971 तक पापा डॉग और टोन मकूत का शासन चलता रहा। फिर पापा डॉग मर गया, पर बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता आई उसके बेटे बेबी डॉग के पास,
और उसने 1986 तक शासन किया। फिर विद्रोह हुआ, बेबी डॉग को भागना पड़ा और तब जाकर टुनटुन मकूद भंग हुआ। हालांकि उन्होंने हथियार और आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा। कुछ फौज के साथ मिलकर काम करते रहे, कुछ ने अपने गैंग बना लिए, कुछ किराए के हत्यारे बन गए। तो आज की तारीख में हेती में जो क्रिमिनल गैंग दिख रहे हैं, टुनटुन मकूद उनका पूर्वज है। ज़्यादातर के तार इससे जुड़ते हैं। बाद के राष्ट्रपतियों ने भी टुनटुन मकूद जैसे गैंग्स को शय देने में कोताही नहीं बरती। अब दूसरी घटना समझिए, हेती का चरित्र समझने के लिए। आपने पापा डॉग और बेबी डॉग समझ लिया, टुनटुन मकूद समझ लिया। ये दूसरी घटना है 2010 की, जब जनवरी के महीने में आया पोर्ट ऑफ प्रिंस में भूकंप और इसने 30 लाख लोगों को, यानी देश की लगभग 1/3 आबादी को प्रभावित किया। 2 से 3 लाख के बीच लोग मारे गए। आपने सुना है इससे पहले कभी भूकंप में 3 लाख लोग मारे गए हों? संसद और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अलावा कई अहम सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ। कर्ज में डूबी सरकार बाहरी मदद पर निर्भर थी और दुनिया भर की एजेंसियों ने तब हेती को मदद दी और कहा जाने लगा हेती को एनजीओ रिपब्लिक। ऐसी स्थिति में सरकार शांति व्यवस्था पर ध्यान देने की हालत में नहीं थी और क्रिमिनल गैंग ने इसका और फायदा उठाया। पहले वो झुग्गी झोपड़ियों तक सीमित थे, अब वो खुलकर शहरों में घूमने लगे। तीसरी और बड़ी घटना हुई राष्ट्रपति जुवेनेल मोइस की हत्या। मोइस नवंबर 2016 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। इससे पहले केले का कारोबार करते थे, बनाना मैन कहलाए जाते थे। कहते थे 20 वर्ष तक शासन चलाऊंगा, देश को स्थिरता दूंगा। पर उनकी चाल लोकतांत्रिक रास्ते से होकर नहीं जाती थी। जनमत संग्रह कर उन्होंने अपना टर्म बढ़ाने की कोशिश की। प्रोटेस्ट हुआ तो हिंसा कराई, गैंग का सहारा लेकर विरोधियों पर हमले कराए। नतीजतन दूसरे गैंग्स ने भी मोर्चा संभाला। हैती गैंग वॉर का मैदान बदल गया और शिकार मोइस भी हुए। 7 जुलाई 2021 की तड़के सुबह घर में उनका कत्ल हो गया। 3 हमलावर मौके पर मारे गए, बाकी को पकड़ लिया गया। इस हत्या के लिए फंड एक ड्रग तस्कर ने जुटाया था, जिसे आजीवन कारावास की सजा हुई। पर इस मामले के जानकार मानते हैं कि असली खेल इससे कहीं बड़ा था। इस हत्याकांड में मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के अलावा मोइस की पत्नी भी संदेह के घेरे में। मोइस की मौत के बाद हेनरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2 बरस बीत चुके हैं, औपचारिक शपथ नहीं हुई, चुनाव का वादा भी पूरा नहीं हुआ और इसकी वजह गैंग्स का कहर। दिसंबर 2022 में हेनरी ने सब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ समझौता किया, दावा किया 2023 में चुनाव होंगे और फरवरी 2024 में नई सरकार शपथ लेगी। पर अभी जैसे हालत हैं, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना मुमकिन नहीं दिखता। पोर्ट ऑफ प्रिंस के 90% इलाकों पर क्रिमिनल गैंग का कब्जा है। यही हाल बाकी शहरों का है। अकेली राजधानी में 200 से ज़्यादा गैंग, जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई, पैसों के लिए लूटपाट और किडनैपिंग पर निर्भर। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गैंग्स की हिंसा के चलते 1,60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन सबके बरक्स पुलिस और सेना की भारी कमी। 9,000 से भी कम पुलिस वाले, 2,000 से भी कम फौज वाले, और ये ज़्यादातर गैंग के लिए काम कर रहे हैं। हैती में बुरे हाल हैं, दुनिया भर की नज़र है पर मदद नहीं है। अमेरिका, जिसने सबसे ज़्यादा कबाड़ा किया हैती का, वो भी सिर्फ सहानुभूति दिखा रहा है। केन्या ने 1,000 के लगभग पुलिस वालों को भेजा है, पर वो कितने प्रभावी होंगे सब जानते हैं। हैती से हम सब सबक सीख सकते हैं। दोस्तों को सावधानी के साथ चुनें, लोकतंत्र को हमेशा मजबूत रखें और विदेशी ताकतों के साथ उतना ही हाथ मिलाएं जितना वजन संभाल पाएं। दुनियादारी में खबरों का सिलसिला कहानियों के जरिए, एक्सप्लेनर्स के जरिए ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।